Good morning, dear students. In the previous lecture, we have completed our this chapter number 5 explanation up to activity number 4. Okay. So today we'll start with our next activity, that is activity number 6. But before 6, we'll start, or I will show you that in this activity number 5 इट इज़ गिवन यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, ठीक है। तो नोटबुक में मतलब आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तब फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, डेट इज़ एक्टिविटी नंबर 6। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द पेज नंबर 47, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो, यानी कि आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है जिसे हमें कंप्लीट करना है ये, ठीक है। जो ब्लैंक्स दी हुई है इसको कंप्लीट करना है बाय फॉलोइंग दिस एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन है तो नाउन में एबिलिटी है, ओके, और वर्ब में एनेबल है, एडजेक्टिव में एबल। जब हम एडजेक्टिव को नाउ एबल जो होता है वो हम यूज़ करते हैं टू फॉर्म एन एडजेक्टिव, और जब हम एडजेक्टिव से वर्ब में फॉर्म करते हैं तो हो जाता है एनेबल, यानी इसके आगे क्या लग जाता है, एन, और जिस वजह से उसका जो मीनिंग होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो इस जब पूरी तरह से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अब जैसे नाउन में एबिलिटी, तो एबिलिटी हो गया, ओके, एबिलिटी जो होता है मतलब किसी की टैलेंट शो किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ एक और एग्जांपल दिया है, डिसीजन। अभी अगर नाउन क्या है, डिसीजन, तो उसको वर्ब फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिसाइड, और एडजेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा डिसीसिव, यानी कि उसका मीनिंग जो है पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। जब हम वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तो डिसीसिव हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। अब आपको पहले में एडजेक्टिव दिया हुआ है डेट इज़ डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड का वर्ब जब हम फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, और फिर उसका अगर हमें नाउन फॉर्म में करना होगा तो डिटरमिनेशन हो जाएगा, ओके। तो आप लिख लीजिएगा डिटरमिनेशन हो जाएगा नाउन में, और वर्ब में हो जाएगा डिटरमाइन। वैसे ही नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिमार्क्ड दिया हुआ है, तो रिमार्क्ड का नाउन में हो जाएगा रिमार्क, और वही अगर एडजेक्टिव हो जाएगा तो रिमार्केबल, क्या हो जाएगा, रिमार्केबल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिंपल, एडजेक्टिव फॉर्म में दिया तो सिंपल का वर्ब फॉर्म हो जाएगा सिंप्लीफाई, और वही नाउन में हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, ओके। नेक्स्ट थॉट, वर्ब में दिया हुआ है तो नाउन में हो जाएगा थिंक, एंड एडजेक्टिव में हो जाएगा थिंकेबल, ओके। बेबल, जब भी हम एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो एबल एबल ही होगा, ओके। वाई, बिकॉज एबल जो है इसमें हम लगाते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया भी एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है हेसिटेंट, तो हेसिटेंट का वर्ब फॉर्म जब हम करेंगे तो हेसिटेट हो जाएगा, और नाउन फॉर्म में हो जाएगा हेसिटेशन, ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट जो है इन एक्टिविटी नंबर 7, इसमें आपको दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब जैसे आपने प्रीवियस ईयर में 6th स्टैंडर्ड में आपने सीख लिया था हाउ टू चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू कांट सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रोपोर्शंस, आस्क्ड फादर। पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ डेट इज़ द डायरेक्ट स्पीच। अब हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास, डबल, उसको हम हटा देंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फादर, आस्क्ड फादर, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि फादर जो है अब यहाँ पे स्वामीनाथन को डांटते हुए बोल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फादर आस्क्ड हिज सन स्कोल्डिंगली
वॉट यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वॉट द मैटर वॉज विद, यानी कि यहाँ पे इज दिया हुआ था, देख रहे हो आप। तो हम जो क्या करेंगे, इज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वॉज। तो इसलिए व्हाट द मैटर वॉज विद यू है, तो यू की जगह अब यू जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। तो उसमें हम यहाँ पे क्या, क्योंकि हिज सन, तो सन क्या एक मेल है, ओके। तो यहाँ पे हम ये पोसेसिव प्रोनाउन लगा देंगे, तो डेट इज हिम हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट जो है, अगेन इट इज़ यू, तो यू की जगह सेकंड पर्सन, तब हम क्या लगा देंगे, इसको थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही लगा देंगे, ओके। तो ही यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो जो फादर है वो दोबारा पूछते हैं कि, तो यहाँ पे हमें लिखना है ही आस्क्ड हिम फॉर द, इफ़ ही, जैसे मैंने आपको बताया यू की जगह ही आएगा, ओके। और कैंट है, तो कैंट का यहाँ पे कैन है, तो कैन का हम पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड। तो यहाँ पे कुडंट लिखेंगे, कुडंट सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रपोर्शंस, ओके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फादर आई कैन नॉट डू द सम, स्वामीनाथन सेड, पुशिंग अवे द स्लेट। अब यहाँ पे स्वामीनाथन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांगली रिएक्ट करके कहता है, अपने फादर से कहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पुशिंग अवे द स्लेट लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे स्वामीनाथन बोल रहा है ना, तो स्वामीनाथन कैसे बोल रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कह रहा है, किससे, अपने फादर से। तो हम लिखेंगे पुशिंग अवे द स्लेट, स्वामीनाथन स्ट्रांगली रिएक्टेड टू हिज फादर सेइंग डैट, तो यहाँ पे आई की जगह हो जाएगा ही, ओके। तो अब फादर जो है वो मेल है, इसे हमने ही लिखा है, ओके। और कैन है, यहाँ पे अगेन कैन दिया हुआ है, तो कैन का पास्ट टेंस हो जाएगा कुड। तो दैट ही कुड नॉट डू द सम, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट जो है थर्ड में आपको दिया हुआ है, यू सीम टू बी एन इडियट, नाउ रीड द सम केयरफुली सेड फादर। नाउ फादर जो है यहाँ पे पूरी तरह से एक स्ट्रेट यानी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह रहा है, किससे, अपने सन से, अपने बेटे से कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या हम हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम क्या ऐड करते हैं, कंजक्शन ऐड करते हैं, डेट इज डैट का ऐड करते हैं, ठीक है। मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, पूरी तरह अच्छे से समझाऊंगी, बट वो ग्रामर में दिया हुआ है, तो ग्रामर में जब आएगा वो चैप्टर तब मैं आपको अच्छे से दोबारा मैं समझा दूंगी, ठीक है। पर ये जो है जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है। सो फादर स्टेटेड, किसको स्टेट कर रहा है, टू हिज सन आएगा डैट, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, कंजक्शन ऐड किया है। जब भी हम इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं उसकी जगह क्या लगाएंगे, कंजक्शन डैट। So, father stated to his son that he seemed to be, यहाँ पे he seemed, यू की जगह ही आ जाएगा, seem यहाँ पे verb है तो इसको past tense हो जाएगा, ed लग जाएगा, ठीक है। तो you seemed to be an idiot, and फिर उसको यहाँ पे क्या करते हैं, instruct करते हैं, तो इसलिए आएगा and instructed him, ओके। यहाँ पे हम now नहीं लिखेंगे to, सर यहाँ पे लिखेंगे to instructed him to read the sum carefully, okay। now take our next page number 48। next फोर्थ में आपको दिया है, फादर रोड, मतलब काफ़ी गुराया एकदम जोर से फादर ने, ठीक है। I am not going to leave you till you tell me how much a single mango cost at 15 annas for 10। तो अब यहाँ पे हमें वही सेम लिखना है कि फादर रोड किसको किया, अपने बेटे को, तो टू हिज सन डैट, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई और एम दिया है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लगा लेंगे प्रोनाउन ही हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो अपने बेटे को बोल रहे हैं तो ही मेल है इसलिए ही आएगा, और एम की जगह हम पास्ट टेंस बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो वॉस लगेगा। तो ही वॉज नॉट गोइंग टू लीव, अगेन यू दिया हुआ है तो यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिम, ओके, पोसेसिव प्रोनाउन।
him till he tell him, अगेन मी की जगह क्या हो जाएगा him, हाउ मच अस, फिर बाकी जो क्वेश्चन में से आपको पूरा कॉपी एज इट इज करके लिख देना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है, फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 एनर्स एंड सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, जैसे फादर ने एडमिटेड तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। फादर एडमिटेड डिफीटेड बाय डिक्लेयरिंग डैट आ जाएगा। ओके, डैट 1 mango cost 15/10 ns and again he instructed, who instructed him, father। okay, so यहाँ पे आपको लिखना है then he instructed, किसको कर रहे हैं इंस्ट्रक्टेड, अपने बेटे मतलब सॉरी उसके बेटे को, तो he instructed his son to simplify it। okay, understood? so this is reported speech। Next it is given activity 8, Shankar's father has given him ₹50. The three friends decide to go to the marketplace and spend it. The shopkeeper gives them the following bill. Shankar has to report to his father how he spent the money. Write a dialogue between Shankar and his father giving an account of the money spent। अब यहाँ पे एक्टिविटी 8 में क्या बोला है कि सपोज शंकर के फादर ने उसे कितने दिए, 50 रुपये दिए। ठीक है, शंकर के फादर ने उसको 50 रुपये दिए। अभी जो तीनों जो फ्रेंड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम मार्केट में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे अच्छे से खर्च कर देंगे। स्पेंड मतलब खर्च करना। द शॉपकीपर गिव्स दैम द फॉलोइंग, अब जब वो खर्च कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, शॉपकीपर जो होता है उनको एक बिल देते हैं, और बिल जो होता है उसके अंदर आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि बिल में जो होता है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपने कितनी कितनी आइटम्स ली, कितने रेट था और टोटल कितना अमाउंट है। ठीक है, तो वो बिल दिया शॉपकीपर ने। तो अब यहाँ पे क्या कहा है कि शंकर को अपने फादर को पूरा रिपोर्ट देना है। ओके, कि उसने शंकर ने कहाँ कहाँ पे कितना खर्च किया। ठीक है, तो अभी इसमें आपको मतलब इसमें डायलॉग राइटिंग लिखनी है, आपको डायलॉग कन्वर्सेशन लिखना है बिटवीन द शंकर एंड हिज फादर। ओके, ऑन डिस्क्रिप्शन अबाउट द मनी स्पेंड, यानी कि उसने कितना खर्चा किया है उसके बारे में उसको पूरा आपको डिस्क्रिप्शन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा बिल दिया हुआ है, बिल का सैंपल दिया हुआ है। जैसे ऊपर लिखा है राज फ्रूट मार्ट। ओके, और यहाँ पे एड्रेस लिखा है और किसका है, बी बिल टू शंकर। ये यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, देन डेट लिखी है, इसके बाद पर्टिकुलर्स यानी आइटम्स लिखे हैं कि मैंगोज जो थे वो 2 kg तो कितना रेट था, इतना है, और कितना अगर 1 kg का इतना है तो 2 kg का 12 2 हो जाएगा 24। ओके, या यहाँ पे 1 kg का रेट लिखा है और यहाँ पे ख़रीदा कितना है मैंगो 2 kg का, तो 12 × 2 करेंगे, डेट इज़ 12 2 24, इसलिए यहाँ पे 24 रुपीज़ आया। 1 रबर बॉल कितनी है, और 1 रबर बॉल तो डायरेक्टली लिखा ही हुआ है 13 रुपीज़। देन 3 आइस पेप्सी स्टिक्स कितनी ली, 3 आइस पेप्सी स्टिक्स जो कि 2 ईच थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ईच है तो 3 × 2 करेंगे, डेट इज़ 6 हो जाएगा, 3 2 6। टॉफ़ीज़ 2 रुपये की थी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ली है ना, तो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे 3 आएगा एक्चुअली, तो 3 टॉफ़ीज़ लिए तो 3 2 6 हो जाएगा। ओके, तो टोटल यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है नीचे 49, तो 49 यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, सो ये था आपका पूरा बिल। अब आपको इसको समझाते हुए एक डायलॉग कन्वर्सेशन लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, देख लीजिए, टेक आउट पेज नंबर 49। ओके, सो ऑन द पेज नंबर 49 अब यहाँ पे डायलॉग्स कैसे लिखे हैं, एग्जाम्पल है, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। फर्स्ट, शंकर, हाई डैड, आई हैव बीन टू मार्केट टुडे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाई डैड करके, और मतलब मैं यहाँ पे मार्केट में आज आया हूँ। फादर, फादर क्या कहते हैं, हाउ मच डिड योर विजिट कॉस्ट मी। फादर पूछ रहे हैं कि अब तुम वहाँ पे गए हो तो पक्का कुछ ना कुछ तो खर्च तो करोगे, तो वो उसका पैसा कितना लगेगा। तो शंकर, सॉरी डैड, आई अंडरस्टैंड योर, आई
सॉरी यहाँ पे आएगा आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मतलब उसको समझ में नहीं आया। तो फादर कहते हैं whenever you go to the market it burdens my pocket isn't it। अब यहाँ पे फादर कह रहे हैं कि जब भी तुम शंकर जाते हो मार्केट में तो फिर मेरा जो पॉकेट है काफ़ी उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, तुम खर्च कर देते हो, है ना। तो शंकर कहता है डैड आई यूज़ मनी वेरी वाइजली। अब यहाँ पे डैड, वो शंकर कह रहा है डैड से कि मैं पैसा जो हूँ काफ़ी समझदारी से खर्च करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। ओके, तो शंकर अगेन वो कह रहा है आई बाउट 2 kg ऑफ मैंगोज ₹12 पर kg डेट फॉर ₹24, यानी कि वो बता रहा है कि मैंने आज क्या खरीदा 2 kg, मतलब वो आपको सब चीज़ें लिखनी है जो जो भी बिल में मेंशन की हुई है, हाँ कितने आइटम्स और कितने रुपीस, वो सब आपको मेंशन करना है डायलॉग राइटिंग में। ओके, अंडरस्टूड। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो इंग्लिश की नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से लिखा जाता है डायलॉग कन्वर्सेशन, डायलॉग राइटिंग। ओके, यानी कि शंकर कहता है, उसके बाद फादर कुछ कहते हैं, देन अगेन शंकर जो होता है वो कुछ, तो ये होती है कन्वर्सेशन, कैसे हम बात करते हैं। ओके, दैट इज़ द डायलॉग राइटिंग। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्टिविटी 9 में, विजिट अ मार्केट प्लेस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज अवेलेबल एंड राइट देयर प्राइस। यानी कि आपको अब अलग अलग शॉप पे जाना है, अलग अलग वेराइटीज़ की मैंगोज आपको ख़रीदने हैं और उसके प्राइस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है केसर, पता ही होगा केसर का आम आता है तो कितने रुपीज़ का है, 40 रुपीज़। बादाम है तो 60 रुपीज़। तोतापुरी आम है तो 80 रुपीज़। लंगड़ा है आम है तो अगेन 40 रुपीज़। सुंदरी है आम अगेन मतलब 70 रुपीज़। अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आर दे ऑल प्राइस्ड द सेम, तो क्या इन सब के जो प्राइसेस है वो सेम है, तो नो आएगा। क्यों नो? बिकॉज हर एक आम जो है वो अलग अलग है, उनके वेराइटीज अलग है, ठीक है, मैंगोज के नेम भी अलग अलग हैं, तो उनके प्राइस भी अलग अलग ही होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज टेक आउट पेज नंबर 50। लास्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, डेट इज एक्टिविटी नंबर 10। Activity number 10 on the page number 50. Finally, write a paragraph stating the facts you have discovered after visiting a market. यानी कि जब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जब आप विजिट करते हैं, जब आप मार्केट प्लेस में कहीं जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पैराग्राफ बना के लिखनी है। आप पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखा है पर आप पैराग्राफ बना के लिख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट ऑन द यहाँ पे लिखा है ऑन माई विजिट टू द मार्केट आई हैव डिस्कवर्ड फॉलोइंग फैक्ट्स, दैट इज द मार्केट वॉज वेरी मच क्राउडेड। यानी कि जब मैं वहाँ पे गया तो जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, यानी कि क्राउडेड था। ओके, सेकेंड, वेंडर्स हैड पुट अपलॉन्ग द फुटपाथ्स, यानी कि जो वेंडर्स यानी कि जो सब्जी वाले जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वो रोड्स पे ही मतलब फुटपाथ पे ही बैठ जाते हैं, ठीक है। देन देयर सम हॉकर्स हॉकिंग, हॉकर्स यानी कि हु सेल द फूड एंड हॉकिंग मतलब वो नहीं, आपने देखा होगा कि जब आप सब्जी मार्केट जाते हो तो जो सब्जी वाले होते हैं वो कैसे जो खाना बेचते हैं तो वो कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ये वो क्या करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इधर आओ, इतने इतने आलू इतने किलो है, प्याज इतने किलो है। ओके, नेक्स्ट, पीपल वॉज बाइंग गुड्स फ्रॉम द शॉप्स, और फिर और देखा कि जो लोग थे वो क्या खरीद रहे थे सामान कहाँ से, शॉप से। दे वॉज सेपरेट एरिया फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेंडर्स, यानी कि वहाँ पे जो है अलग अलग एरिया है, फ्रूट का एरिया अलग है तो वेजिटेबल का एरिया अलग है। ओके, वेंडर्स यानी जो सब्जी बेचने वाला, ठीक है, सब्जी जो होते बेचने वाले होते हैं, डेट इज़ द वेंडर्स। लास्ट है नॉइस प्रिवेल्ड ऑल ओवर द मार्केट, यानी कि जहाँ पे आप जाते हो सब्जी मार्केट तो वहाँ पे होगा, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वहाँ पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती रहती, काफ़ी आवाज़ आती रहती है, ठीक है, सब मार्केट से। तो ये था एक्टिविटी नंबर 10
ओके। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो इस तरीके से ख़त्म होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर से हार्ड वर्ड्स वो सब मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी इंग्लिश की नोटबुक में, ओके। एंड ये जो पैराग्राफ है ये भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ओके। यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, नॉट नोटबुक, विद डार्क पेंसिल, ओके। सो अगर आपको ये आप हो सके तो वीडियो आप 1-2 बार भी देख सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं समझ में आया, ओके, तो अगर जो डाउट है वो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, ओके। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।